हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर एसएससी, जेईई एंड अदर पीसीएस एग्जाम्स। जहां पर ये बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं उसको हम लोग आजकल कर रहे हैं। हो सकता है रिवीजन क्लासेस आपके काम आ रही हो, आपका फायदा हो रहा हो। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेसिडेंट तक रिवाइज किया, राष्ट्रपति के प्रोविजंस जाने, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होती है, कौन उनको इलेक्ट करता है, कैसे उनको हटाया जाता है, कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स जाने। आज उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, रिवीजन करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। सो देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63 में होते हैं उपराष्ट्रपति, और उनका मेन फंक्शन बताया गया है, ही इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। इसका मतलब जो उपराष्ट्रपति बनता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग एन पर्टिकुलर ऑफिस, हूसोएवर बिकम्स वीपी ऑटोमेटिकली बिकम्स चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फिर बताते हैं उनके पास एक फंक्शन तो हो गया, राज्यसभा के चेयरमैन है। फिर आर्टिकल 65 में बताते हैं कि वो राष्ट्रपति बन के भी काम कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो बिकम प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जब वो राष्ट्रपति बन के काम करते हैं तो उनके पावर्स और प्रिविलेजेस वही होते हैं जो राष्ट्रपति के होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है, जो राष्ट्रपति बन के काम करते हैं तो वो राज्यसभा के चेयरमैन बन के काम नहीं कर सकते। मतलब जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे तब वो राज्यसभा के चेयरमैन राज्यसभा को अध्यक्षता नहीं कर सकते, और एक दिन के लिए भी राष्ट्रपति बनेंगे तो उनकी पावर्स प्रिविलेजेस वगैरह सब वही होती हैं जो सही राष्ट्रपति की हुआ करती हैं। आर्टिकल 66 में लिखा है कि उनको चुनने वाली बॉडी को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाएगा, जिसमें सारे एमपी होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। मतलब ये 233 इलेक्टेड और जो 12 नॉमिनेटेड होते हैं, ये सबके सब एमपी भाग लेते हैं राज्यसभा के, और 543 जो लोकसभा में इलेक्टेड होते हैं वो भाग लेते हैं। अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस जो हो सकते थे, अब वो खत्म हो गया है। तो ये सारे एमपीज, इसमें एमएलए वगैरह नहीं होते, सारे एमपीज इलेक्टेड या नॉमिनेटेड वो वोटर बन जाते हैं। कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति? नागरिक हो भारत का, 35 साल की एज हो, राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। वही क्वालिफिकेशन है, बस फर्क ये है, राष्ट्रपति में लोकसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए, उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। नॉमिनेशन पेपर को कम से कम 40 लोग सपोर्ट करेंगे, 20 प्रपोज करेंगे, 20 सेकेंड करेंगे, और जमानत राशि 15,000 होती है। राष्ट्रपति, ये क्वालिफिकेशन है, और कितनी बार भी कोई उपराष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 67 में लिखा है उनका टेन्योर 5 साल का होगा। टेन्योर उनका 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले उनको इस्तीफा दे सकते हैं तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे, या उनको हटा सकते हैं, या उनको हटाया जा सकता है। हटाया जाएगा, उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा ने अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया आर्टिकल 67 में कि राष्ट्रपति को हटाया जाना है, आई एम टॉकिंग ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा ने उस संदर्भ में रेजोल्यूशन पास कर दिया कि उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो राज्यसभा इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कर देगी। मतलब इफेक्टिव मतलब होता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज इन द हाउस डिवाइड बाई 2 + 1। उस समय जितने मेंबर हैं उनमें से वैकेंसी घटा दें, जो टोटल स्ट्रेंथ होती है उसे कह देते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। अगर राज्यसभा ने, यहाँ पर लोकसभा शुरू नहीं कर सकता है, राज्यसभा ही शुरू करेगा। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया है तो लोकसभा ऐसे होके कर ही देता है। संविधान में लिखा हुआ है एग्रीड अपॉन बाय लोकसभा, मतलब लोकसभा को एक फॉर्मेलिटी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है, लोकसभा होके करता ही है। मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने का काम राज्यसभा के हाथ में हुआ करता है। राष्ट्रपति की सैलरी, उपराष्ट्रपति की सैलरी सीएफआई से चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से चार्ज अपॉन होती है, मतलब बजट का पार्ट होती है। लेकिन इस पे चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है बजट में देख लेंगे हम, आपको पता ही है, हम तो रिवाइज कर रहे हैं। ओथ उनको दिलाते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को ओथ राष्ट्रपति दिलाया करते हैं, और उनको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते मिलती है। उपराष्ट्रपति के नाम से कोई फंक्शन नहीं होता, उपराष्ट्रपति के नाम से कोई सैलरी भी नहीं होती। इनका इलेक्शन, इनका टर्म खत्म होने से 6 महीने पहले ही हो जाना चाहिए। मतलब उपराष्ट्रपति का इलेक्शन जैसे 10 अगस्त को ऑफिस कार्यभार संभालना था, तो उसके 2 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी थी, ताकि 10 या 11 अगस्त जो भी डेट थी उस दिन उपराष्ट्रपति अपना कार्यभार संभाल लें। ठीक है, ठीक है। हिदायतुल्लाह, अब
अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है कि मतलब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो इसके लिए एक सिस्टम बना लिया गया कि अगर दोनों ही अपने ऑफिस में नहीं है, ऑफिस वैकेंट है, तो सीजीआई भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसा आज तक एक ही बार हुआ है, 1969 में, जब वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए राष्ट्रपति के पद के लिए। तब राष्ट्रपति भी नहीं थे और उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, और राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी, इलेक्शन करवाने पड़े थे। ऐसे में उस समय के सीजीआई जस्टिस हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बनके उन्होंने काम किया था। और ये स्पेशल केस है, आगे चलकर जस्टिस हिदायतुल्लाह है, ये उपराष्ट्रपति भी बने। फिर एक बार ऐसा मौका आया, इनको राष्ट्रपति बनने का मौका मिला था। तो ये एक व्यक्ति थे जो 2 पदों से राष्ट्रपति बनके काम किया, एक बार उपराष्ट्रपति के पद से, एक बार सीजीआई के पद से। ऐसा कोई और दूसरा केस नहीं होता है। तो हुआ करते हैं उपराष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद के हेड पीएम होते हैं। मंत्रिपरिषद में, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, 3 तरीके के मंत्री होते हैं। कैबिनेट के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स, इन तीनों को मिला के कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट रियल गवर्नमेंट हुआ करती है, सारे फैसले कैबिनेट लेती है। कैबिनेट्स को सपोर्ट देने के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कैबिनेट का एक सपोर्ट स्टाफ होता है, जिसको हेड करता है जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। ही इज द सीनियर मोस्ट इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ही बिकम्स द फंक्शनल हेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और ये कैबिनेट को सपोर्ट करता है, ये कहलाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ऐसे ही होता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ। पीएमओ को हेड करता है एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जो पीएमओ होता है वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, उसको हेड करता है एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का एक्चुअल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। उसे चलाता तो कैबिनेट सेक्रेटरी है, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का एक्चुअल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। अब आर्टिकल 74 ये लिखता है, आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि हुआ करेगी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके हेड होंगे पीएम, और ये क्यों होगी? राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए हुआ करेगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेन काम होता है राष्ट्रपति को एडवाइस देना। 42वें संशोधन से लिख दिया गया, राष्ट्रपति एडवाइस से बाउंड होंगे। राष्ट्रपति को जो एडवाइस दी जाएगी वो उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी। इसका मतलब है जो सरकार ने कह दिया वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने थोड़ा चेंज कर दिया कि राष्ट्रपति चाहे तो एडवाइस को एक बार वापस भेज सकते हैं। एक बार वापस भेजने का अधिकार का मतलब वापस भेजने का अधिकार है, चेंज कराने का अधिकार नहीं है। अगर सरकार ने वही एडवाइस वापस भेज दी तो राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक बार वापस भेज सकते हैं, चेंज कराने का अधिकार नहीं है। वो चाहे तो अपनी राय भी दे सकते हैं सरकार को, सरकार के ऊपर है राय माने या ना माने, सरकार के ऊपर है राय चेंज करे या ना चाहे। सरकार ने वही राय भेज दी, उनको मानना जरूरी हो जाता है। तो एक मंत्रिपरिषद होती है राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए। आर्टिकल 75 में लिखा है कि पीएम को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और जो बाकी मंत्री होते हैं उनको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, मतलब ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ऑल अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। मतलब मंत्री कौन बनेंगे इसका अधिकार संविधान ने पीएम को दे रखा है, पीएम चूज करेंगे। मंत्री व्यक्तिगत तौर पे रिस्पॉन्सिबल होता है राष्ट्रपति को। अगर मंत्री से कोई बात करनी है राष्ट्रपति खुद कर सकते हैं। मिनिस्टर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये भी है, मंत्री चाहे तो इस्तीफा राष्ट्रपति को, मंत्री जब भी इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को ही संबोधित करके देगा। पीएम के द्वारा रूट तो करेगा, लेकिन पीएम को ही देगा, लेकिन संबोधन किसको होगा? राष्ट्रपति को। तो हर मंत्री व्यक्तिगत तौर पे आंसरेबल राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को नहीं है। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसे हम सरकार कहते हैं, इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये लोकसभा को आंसरेबल है। द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मतलब ये है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लोकसभा कॉन्फिडेंस खो बैठी है तो सरकार को पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो लोकसभा में ही आता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इसका एक मतलब ये भी होता है, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है। बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो पूरी सरकार खत्म हो गई। बाद में वही मंत्री दोबारा मंत्री बन जाए वो बात अलग है, लेकिन वो नई शपथ लेनी पड़ेगी। तो ये भी कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि द रेजिग्नेशन ऑफ पीएम कॉजेज द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल अदर मिनिस्टर्स। ये बात अलग है, दोबारा वो पद
आप शपथ लेके मंत्री बन जाएं। ये इसका मतलब होता है। ए मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद में ले सकते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मंत्री बनते समय किसी व्यक्ति का एमपी होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 6 महीने में उसका एमपी बन जाना जरूरी है। ये जो 75 का क्लॉज 5 है, इससे ये तय होता है कि नॉन एमपी भी मंत्री बन सकता है, लेकिन नॉन एमपी मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा राज्यसभा का एमपी बनना जरूरी होगा। इसका मतलब ये भी समझ में आ गया, बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग एन एमपी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एमपी होना चाहिए। तो आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि सरकार कैसे काम करेगी। आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है कि ये ड्यूटी है पीएम की कि राष्ट्रपति को बताते रहे समय समय पर कि देश में क्या चल रहा है। बेसिकली जो मंत्री परिषद है जिसके हेड पीएम होते हैं, वो राष्ट्रपति के एडवाइस देती है। तो आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना का अधिकार होता है। मतलब वो सरकार से जान सकते हैं या सरकार को खुद ही बताना है। सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं प्रधानमंत्री, खुद ही बताना है कि सरकार कौन कौन से बिल हमारी सरकार ला रही है, क्या क्या देश में चल रहा है। ये प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को बताते रहते हैं अंडर आर्टिकल 75। वो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हुआ करती है। प्रधानमंत्री ना भी खुद चाहे तो राष्ट्रपति उनको आर्टिकल 78 में बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार है, तो आप बोलेंगे हाँ आर्टिकल 78 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति के बीच में लिंक क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का लिंक हुआ करते हैं। तो ये होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए आज इस रिवीजन को यही मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक दिन में टू द पॉइंट चीज रिवाइज हो जाए। अगले वीडियो में फिर हम आगे रिवाइज करेंगे अटॉर्नी जनरल क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और इनको सब्सक्राइब करिए चैनल को। इससे आपको फ़ायदा होना है। हम तीसरे साल में हैं, हमको चैनल को आगे बढ़ाना है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू आपको जो बेनिफिट दे सकता हूँ वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।